पीएम मोदी जिस तरह से देश के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, उसकी वजह से देश की जनता पीएम मोदी के साथ मजबूती से खड़ी है। लेकिन राहुल गांधी ये सब हजम नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी अपनी पार्टी को जीत नहीं दिलवा पा रहे हैं तो देश के संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी अपनी बातों में फंस गए हैं। चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा फैसला आया है और विपक्ष एक बार फिर बैकफुट पर आ गया है। राहुल गांधी, जयराम रमेश से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को बुरा फंसा दिया है। दरअसल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में चुनाव में धांधली का गंभीर आरोप लगाकर चुनाव आयोग पर फिर से निशाना साधा है। दर्शकों, नैरेटिव की लड़ाई तो लंबी चलेगी, लेकिन राहुल गांधी के तीखे आरोपों के जवाब में चुनाव आयोग ने जो पक्ष रखा है वो भी फांस से कम नहीं है। राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले दावा किया था कि उनके पास चुनाव आयोग के खिलाफ सबूतों का एटम बम है। इसी कथित एटम बम को चलाने के लिए राहुल गांधी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन ये एटम बम उनके पहले के कई दावों की तरह फुस ही निकला। ऐसा लग रहा है जैसे राहुल गांधी के एटम बम को चुनाव आयोग ने डिफ्यूज कर दिया है। राहुल गांधी लगातार देश के चुनाव आयोग को निशाना बना रहे हैं, लेकिन तथ्यों और सबूतों से अक्सर दूर ही भागते नजर आते हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। उन्होंने कई पुराने आरोप दोहराए, लेकिन अपने कथित सबूतों के अंत तक आते आते राहुल गांधी खुद ही सवालों के घेरे में आ गए। राहुल गांधी ने एंटी इनकम्बेंसी को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी नहीं लगती है, यानी अगर देश के मतदाता बीजेपी को चुन रहे हैं तो इसमें गलती ना तो कांग्रेस के कर्मों की है, ना ही राहुल गांधी की मेहनत में कमी है, बल्कि चुनाव आयोग ही सबसे बड़ी गड़बड़ी कर रहा है। वोट चोरी के गंभीर आरोपों के बीच इस तरह की हल्की बात करना राहुल गांधी की गंभीरता पर सवाल खड़े करता है। वहीं यूपीए के शासनकाल के दौरान 2004 से 2014 तक 10 वर्षों के दौरान गुजरात में चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में वापसी हुई थी। मध्य प्रदेश में भी इस दौरान लगातार बीजेपी जीतती रही, तो क्या तब एंटी इनकम्बेंसी न होने का जिम्मेदार चुनाव आयोग था? वहीं 2014 में जब आम चुनाव हुए थे तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उस वक्त बीजेपी को पहली बार अपने दम पर बहुमत मिला था, लेकिन 2024 में बीजेपी की केंद्र में सरकार होने के बावजूद बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं ला पाई। ये बात राहुल गांधी समझ ही नहीं पा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के आरोपों को चुनाव आयोग ने मिसलीडिंग का ठप्पा लगाकर गलत बता दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो एक्स पर शेयर कर लिखा था, #वोट चोरी हमारे लोकतंत्र पर एटम बम है। हालांकि राहुल गांधी के पोस्ट पर चुनाव आयोग ने मिसलीडिंग का ठप्पा लगाकर लिखा है कि दिए गए बयान भ्रामक है। वहीं राहुल गांधी फर्जी वोटर को लेकर जो आरोप लगा रहे हैं उसका इलाज एसआईआर ही है, लेकिन वो एसआईआर का भी विरोध कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग करे तो करे क्या? दर्शकों, विपक्ष के लोग एसआईआर के खिलाफ हैं, लेकिन आप दर्शक अगर एसआईआर के समर्थन में हैं तो कमेंट में यस एसआईआर जरूर लिखिए, और जो लोग इसके खिलाफ हैं वो नो एसआईआर लिखिए, ताकि साफ हो जाए कि कितने लोग एसआईआर के पक्ष में हैं और कितने लोग इसके विरोध में। आगे बताएंगे आपको कि सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आया है। इसके अलावा दूसरे खबरों के बारे में भी बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। पीएम मोदी की लोकप्रियता आज दुनिया में सबसे ज्यादा है। सर्वे में हमेशा पीएम मोदी आगे रहते हैं। पीएम मोदी का डंका पूरी दुनिया में बजता है, लेकिन विपक्ष के लोग पीएम मोदी पर निशाना साधते हैं और ट्रंप के आगे झुकने का आरोप लगा रहे थे। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि पीएम मोदी ट्रंप को जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब पीएम मोदी ने पलटवार कर अपने विरोधियों को करारा जवाब दे दिया है। दरअसल आत्मनिर्भरता भारत, मेक इन इंडिया, आपदा में अवसर पीएम मोदी के ऐसे मंत्र हैं जिनके दम पर भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो पाया है। चाहे अमेरिका चीन जैसे ट्रेड वार हो या कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, पीएम मोदी ने हमेशा इन चुनौतियों को अवसर में बदलकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता दिखाया है। जब अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ की घोषणा की तो मोदी सरकार ने न केवल इसका मुकाबला करने की बात कही, बल्कि घरेलू उद्योगों को और मजबूत कर आयात पर निर्भर कम करने पर जोर दिया। अब जब अमेरिका ने टैरिफ 50% तक बढ़ा दी है, ऐसे में भारत के लिए आत्मनिर्भरता के लिए उठाए गए कदम बेहद जरूरी लग रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया है कि अमेरिका जितना भी टैरिफ बढ़ा ले, लेकिन भारत किसी देश के आगे झुकने वाला नहीं है। पीएम मोदी ने कहा है कि उनके लिए देश के किसान सबसे पहली प्राथमिकता है।
किसानों के हितों के खिलाफ जाकर भारत किसी तरह का समझौता करने वाला नहीं है। भारत के खिलाफ अमेरिका की तरफ से 50% टैरिफ लगाए जाने पर पीएम मोदी ने कहा है कि उनके लिए देश के लिए किसान सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी ने कहा है कि मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। हालांकि पीएम मोदी ने अपने भाषण में अमेरिका का जिक्र नहीं किया, लेकिन ये बयान साफ तौर पर अमेरिकी एक्शन की प्रतिक्रिया है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के सामानों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने के फैसले ने राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। इस कदम की चौतरफा आलोचना हो रही है और अब चीन भी खुलकर भारत के समर्थन में आया है। चीनी राजदूत ने ट्रंप को बदमाश कहकर निशाना साधा और इसे वैश्विक व्यापार व्यवस्था के लिए खतरा बताया है। वहीं मोदी सरकार लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हालांकि इसको लेकर विपक्ष कई तरह के सवाल भी उठाता रहता है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि ईडी ने बरामद किया गया करीब 23,000 करोड़ रुपए का काला धन उन लोगों में बांट दिया जो फाइनेंशियल फ्रॉड के पीड़ित है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष विधि अधिकारी ने मुख्य न्यायाधीश सीजीआई गवई और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के स्पेशल बेंच के सामने ये बयान दिया। बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के 2 मई के विवादास्पद फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई कर रही थी। वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए भी एक बुरी खबर आई है। दरअसल दिल्ली विधानसभा में फांसी घर के मामले पर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि पूरे मामले की गहन जांच दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति करेगी। दिल्ली के तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और तत्कालीन स्पीकर रामनिवास गोयल को समन जारी करके पूछताछ करेगी। बीते 3 दिन से इस मामले पर दिल्ली विधानसभा में चर्चा चल रही थी और मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने जानकारी दी थी कि नेशनल आइकॉन से उन्होंने विधानसभा का जो 1911 का नक्शा मंगवाया था, उसमें साफ दर्ज था कि विधानसभा में फांसी घर नहीं है बल्कि टिफिन रूम और लिफ्ट था, जिसे आज सरकार ने फांसी घर बताया था। वहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है और वोट चोरी का आरोप लगाया है, जिसको लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने संवैधानिक संस्था पर हमला किया है, मगर सवाल ये उठता है कि जब तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और झारखंड में उनकी जीत होती है तो वो वोटर लिस्ट लेकर क्यों नहीं सबको दिखाते हैं। एक बार भी उन्होंने ऐसा काम नहीं किया है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि लोगों में उनकी पैठ नहीं है और उनकी बजाय पीएम मोदी के प्रति प्यार का स्वभाव है, इसलिए जनता उन्हें चुनती है। दर्शकों, राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर शामिल है। लेकिन जब चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए फर्जी वोटरों पर कार्रवाई कर रहा है, तब राहुल गांधी और विपक्ष के लोग चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन विपक्ष के लोग सबूत के साथ चुनाव आयोग के पास नहीं जा पा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं लोगों से जो कहता हूं वही मेरा वचन है, इसे हलफनामा के रूप में लीजिए। लेकिन हाल ही में हम सब ने देखा था कि कैसे राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे थे कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबूत दीजिए, तब राहुल गांधी के वकील ने कहा था कि प्रेस में छपी बातों के आधार पर उन्होंने आरोप लगाया है। इससे पहले राफेल से लेकर कई मामलों को लेकर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश के अलग अलग अदालतों के चक्कर काट चुके हैं और अब फिर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि चुनाव में धांधली हुए हैं। हालांकि वो अलग बात है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में हुई धांधली के आरोपों को बॉम्बे हाई कोर्ट खारिज कर चुका है। दरअसल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र के साथ साथ बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट पर अनियमितता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु सेंट्रल पर कांग्रेस 3% से भी कम अंतर से बीजेपी से हारी थी। ये फर्जी मतदाता और डुप्लीकेट वोटिंग के उदाहरण हैं। इसके बाद कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी के उनके आरोपों को लेकर हलफनामा देने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने बेंगलुरु सेंट्रल के दावे को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए उन्हें अपने दावे के सबूत पेश करने के लिए कहा है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं लोगों से जो कहता हूँ वही मेरा वचन है, इसे हलफनामे के रूप में लीजिए। ये चुनाव आयोग का डाटा है और हम उनका डाटा दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी टीम ने बेंगलुरु सेंट्रल के लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के डेटा का विश्लेषण किया और फिर गड़बड़ी का पता किया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी बेंगलुरु मध्य लोकसभा सीट के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में 6 में पिछड़ गई, लेकिन महादेवपुरा में उसे एक तरफा वोट मिला। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1,250,000 मतों की चोरी की गई।
वहीं कर्नाटक मुख्य चुनाव अधिकारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के उनके दावों पर सवाल उठाए हैं। कर्नाटक चुनाव आयोग ने याद दिलाया है कि नवंबर 2024 और जनवरी 2025 में कांग्रेस को वोटर लिस्ट दी गई थी, लेकिन तब पार्टी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। आयोग ने राहुल गांधी से कहा कि अगर उनके पास वोटर लिस्ट में गलत या फर्जी नामों की जानकारी है तो वो आधिकारिक प्रक्रिया के तहत शपथ पत्र के साथ अपनी शिकायत दर्ज करें। आयोग ने साफ किया कि बिना सबूत के आरोपों पर कार्रवाई नहीं हो सकती। राहुल गांधी के दावों को आयोग ने गंभीरता से लिया है और उनसे जल्द जवाब मांगा है। ये मामला तब और चर्चा में आया जब राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में अनियमितताओं का मुद्दा दोहराया, जिसे पहले ही खारिज किया जा चुका है। हालांकि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर जवाब देने की जगह कहा है कि वो झूठ नहीं बोलते, वो नेता हैं और उनका बयान ही एफिडेविट की तरह है। हालांकि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस एक विधानसभा सीट पर पिछड़ गई, ये कोई नई बात नहीं है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता समित पात्रा ने पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने उन राज्यों पर कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जहां उन्होंने चुनाव जीता। देश की जनता इस चुनिंदा आक्रोश को देख रही है। हाल ही में अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के लिए हाजिर हुए थे, लेकिन राहुल गांधी को सख्त नसीहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी थी। वहीं बिहार में वोटर वेरिफिकेशन यानी एसआईआर के खिलाफ भी विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन विपक्ष को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कानूनी मामलों में भी अब विपक्ष के लोग मात खा जा रहे हैं। दरअसल कैश बरामद मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। देश की शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। कैश कांड के चलते विवादों से घिरे जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राहत की गुहार लगाई थी, पर टॉप कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिल सकी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एससी की अंतरिम जांच पैनल की रिपोर्ट को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की इंटरनल जांच कमेटी की रिपोर्ट को अमान्य करार दिया जाए। कमेटी ने जस्टिस वर्मा को हटाए जाने का प्रस्ताव लाने की सिफारिश की थी। दर्शकों, जस्टिस वर्मा को बचाने के लिए कपिल सिब्बल ने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन उनकी एक दलील काम नहीं आई। पीठ ने जस्टिस वर्मा के वकील कपिल सिब्बल से पूछा है कि अगर उन्हें लगता है कि कमेटी के पास जांच करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है तो वो कमेटी के सामने क्यों पेश हुए। जस्टिस वर्मा का आचरण प्रासंगिक है। आपका आचरण बहुत कुछ कहता है। आपका आचरण आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करता। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच रिपोर्ट पर भी सवाल उठा रहे थे और कपिल सिब्बल को इस बात को लेकर भी तकलीफ थी कि क्यों तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी को जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए उन पर महाभियोग चलाने की सिफारिश भेजी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की कोई दलील नहीं सुनी और उनकी अर्जी खारिज कर दी। कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि किसी भी न्यायाधीश को केवल अनुच्छेद 124(4) के तहत सिद्ध मिसबिहेवियर या असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है और सीजीआई की सिफारिश के आधार पर महाभियोग की शुरुआत असंवैधानिक है। इस पर न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि इन हाउस प्रक्रिया केवल प्रारंभिक आंतरिक जांच है, जिसकी रिपोर्ट को सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता और ऐसे में इस स्तर पर याचिकाकर्ता को कोई शिकायत का आधार नहीं है। जांच प्रक्रिया संवैधानिक था और राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना और सिफारिश भेजना असंवैधानिक नहीं है। वहीं कैश कांड में घिरे जस्टिस वर्मा के खिलाफ संसद के दोनों सदनों में महाभियोग का नोटिस दिया गया है। इससे पहले कपिल सिब्बल खुलकर जस्टिस वर्मा का बचाव कर रहे थे। जस्टिस वर्मा के पक्ष में बोलते हुए कपिल सिब्बल ने कहा था कि मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि वे एक बेहतरीन जज हैं, जिनके सामने मैंने बहस की है। आप हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी वकील से पूछ सकते हैं। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा था कि सरकार कोलेजियम व्यवस्था को खत्म कर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लागू करना चाहती है। दर्शकों, चुनाव आयोग भी फुल एक्शन मोड में है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे थे। इसके अलावा राहुल गांधी बिहार में 10 अगस्त को तेजस्वी यादव के साथ वोट अधिकार यात्रा निकालने वाले थे। दरअसल बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होंगे। इससे पहले कांग्रेस बिहार में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन फिर से हासिल करने की जुगत लगा रही है, लेकिन गठबंधन में उसकी राह आसान नहीं होगी। कांग्रेस बीजेपी की तरह सहयोगी दलों को आंखें नहीं दिखा सकती। बिहार में इंडी गठबंधन के प्रमुख सहयोगी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस को आरजेडी के ही कारण भारी दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया के खिलाफ कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने ही केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर राज्य के 65 लाख मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटाने पर आपत्ति दर्ज कराई थी। यहां तक कि उन्होंने ये भी दावा किया था कि उनका ही नाम वोटर लिस्ट में नहीं है।
लेकिन जब चुनाव आयोग ने उन्हें जवाब दिया कि उनका नाम 2 अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों की लिस्ट में है, तो उनके पास कोई सटीक जवाब नहीं था। इसके बाद 2-2 वोटर कार्ड बनवाने के आरोप में उनके खिलाफ केस भी दर्ज हो गया है। उनको निर्वाचन विभाग से नोटिस भी मिला है। इस घटनाक्रम में आरजेडी को तो नुकसान हुआ ही है, कांग्रेस को भी इसका खामियाजा झेलना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार में 10 अगस्त को तेजस्वी यादव के साथ वोट अधिकार यात्रा निकालने वाले थे, लेकिन वोट के अधिकार का दुरुपयोग करने का इल्जाम कांग्रेस के ही सहयोगी दल आरजेडी पर लग गया है। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी आम लोगों के सामने वोट के अधिकार की इस बात से कैसे करें। मजबूरन उनको ये यात्रा स्थगित करनी पड़ी है। अब राहुल गांधी की बिहार में यात्रा 17 अगस्त को सासाराम से शुरू होगी। मतलब चुनाव आयोग ने तेजस्वी के 2 वोटर कार्ड रखने को लेकर खुलासा कर कांग्रेस को ही बैकफुट पर लाद दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें